हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ ही हमेशा की तरह ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, प्रसन्न होंगे, सभी कार्यों को ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे, अपने दिनचर्या का प्रति जो है ना, अपने दिनचर्या के प्रति एकदम से पूरी तरह से लगनशील होकर अपने आप का ध्यान रखते हुए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क इन सभी का तालमेल बिठाते हुए वीडियो देखने बैठ गए होंगे। है ऐसा? यदि ऐसा है तो बहुत बढ़िया, यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा करना है, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है ना, हमारी जो हेल्थ है, वही सबसे मेन है हमारे लिए। जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी सारा कुछ वातावरण भी स्वस्थ नजर आता है, खुश नजर आता है। और जरा सा भी हम अस्वस्थ नजर आते हैं या कुछ भी जरा सा भी दर्द या कहीं पीड़ा होगी तो हमारा सारा ध्यान वहीं चला जाता है और काम में फिर मन नहीं लगता। ये तो आपने अनुभव किया होगा। इसलिए हमें अपने आप का ख्याल रखना है। और एक और बात बता दूं कि प्रकृति, नेचर, जो हमारा वातावरण है ना, उसके संपर्क में 24 घंटों में से कम 1 घंटा तो जरूर निकालिए। कैसे? जैसे आपके कहीं साइड में गार्डन हो, पार्क हो, और हो सकता है कि आप गांव में रहते हो। यदि गांव में रहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि नंगे पांव जमीन पर घूमो, बढ़ जाए नैनों की ज्योति, यूं ही कविताएं नहीं लिखी गई हैं। थोड़ा सा हमें प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए। ठंडी हवा, शुद्ध हवा, और बिल्कुल बिना जूते चप्पल के मिट्टी का स्पर्श भी होना चाहिए, ताकि सभी जो है ना, हमारा पंच तत्व से मिलकर जो शरीर बना है वो स्पर्श हो सके, उसमें वो एनर्जी, वो ऊर्जा मिल सके। तो ये सारी बातें हैं कि आजकल हम तकनीकी विकास में अपने आप को भूलते जा रहे हैं वास्तविकता को। आखिर वास्तविकता क्या है? हम उसी से दूर जा रहे हैं जो हमें पकड़े हुए है, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, हम इनको वास्तव में अब देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी कृत्रिम चीजों पर हमारा ध्यान जाने लगा है। हवा भी शुद्ध नहीं चाहिए, एसीज हैं, है ना, सब कुछ, हीटर, एसी, ये वो, दुनिया भर की, मतलब सब कुछ है आर्टिफिशियल, सब कुछ कृत्रिम। प्रकृति कहाँ है? प्राकृतिक कहाँ है? सब कुछ नेचुरल नहीं है। यदि थोड़ा सा भी हम नेचर के करीब जाएंगे तो हम खुद में परिवर्तन पाएंगे। और ऐसा मैं अनुभव के आधार पर कहती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कहीं से मैं पढ़कर आई हूँ तब आपको सुना रही हूँ। मैं अपने घर की बात बता दूं कि मेरे बेटे को ही कुछ दिनों से एलर्जी टाइप का हो गया था, ठीक है? एलर्जी हुई तो डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारा इलाज हुआ, तो ये कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर हमने कहा कि थोड़ा आप गार्डन में जाइए, 1-2 घंटे बिताइए, और वहां एकदम से, पता है, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक में ही उसकी एलर्जी छूमंतर हो गई, जो हजारों की दवाओं से या मेडिसिन से नहीं हुई थी। तो ये है प्रकृति का जादू है। उस प्रकृति के जादू को हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है डॉक्टर्स के पास जाएंगे और सारा ट्रीटमेंट डॉक्टर कर देंगे। बिल्कुल, वो अपने तरीके से अपना काम करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रकृति कहाँ है जिससे हमारा निर्माण हुआ है? उसका वास्तविकता का यदि हम साक्षात्कार नहीं करेंगे तो हम कैसे सही रह पाएंगे? आइए, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म, आपको पता है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप अपने कोर्सेज की वीडियोस देख सकते हैं। जैसे किंडरगार्टन टू 12th आपको इंग्लिश मीडियम में सब कुछ अवेलेबल रहेगा, सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस के, वो भी बिना किसी चार्ज के। करते हैं हम बात मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की, जिसमें आपको कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्राप्त होती है। और उसी के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस, मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपको 100% फ्री ही प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने स्टडी को इतने अच्छे से, अपने अध्ययन में इतने अच्छे से अध्ययनरत हो जाएं, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। और जो भी आपका लक्ष्य होगा, जिस भी स्ट्रीम में आप आगे जाएंगे, उसको भली भांति पूरा करके अपने एम तक पहुंच जाए। बस यही हमारा मतलब उद्देश्य है और यही हमारी शुभकामना है, ठीक है? सो ये इस उम्मीद को बनाए रखने के लिए आपको देखने होंगे सभी वीडियोस 100% फोकस्ड होकर। बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रण के साथ आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी जितने भी परिचित हैं, जो भी पहचानने वाले हैं, जितने भी आपके करीबी हैं, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल है, वे सब, उन सब को पता चल सके कि 100% फ्री बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन भी है।
तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म। तो एक बार आपके लिए भी हम ताली बजाते हैं। और अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 का पाठ 6 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम पाठ 5 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, पाठ 6, जैसा कि आपको नाम और यहां पर इमेज भी दिखाई दे रही होगी, पाठ का नाम है अष्टावक्र। अब अष्टावक्र का अर्थ क्या है, लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। विष्णु प्रभाकर जी एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने कई तरह की रचनाएं की और उनका नाम न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में रोशनी बनकर फैल चुका है। चैप्टर का नाम अष्टावक्र। अष्ट क्या होता है, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्ट। अष्ट मीन्स 8। वक्र मीन्स क्या होता है, वक्र मीन्स टेढ़ा टाढ़ा, वक्र मीन्स टेढ़ा टेढ़ा, है ना। तो अब अष्टावक्र क्या है, जो 8 जगह से टेढ़ा टाढ़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो। हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं आप। अष्टावक्र एक ऐसी ही कहानी है जो विष्णु प्रभाकर जी ने अपने अंदाज में, अपनी कलात्मक तरीके से हम सब के समक्ष प्रस्तुत की है। पाठ को शुरू करने से पहले मैं एक जो वास्तविक ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं में कथा शामिल है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि अष्टावक्र को दुनिया का सबसे सत्यवान पुरुष माना जाता था, अर्थात जो सत्यवादी थे ऐसे व्यक्ति माने जाते थे अष्टावक्र। ठीक है, आदि या जो भी वेद पुराण है, कथाएं हैं, लोक कथाएं, उनमें हमने सुना है कि अष्टावक्र अष्टावक्र अष्टावक्र। अब अष्टावक्र कैसे थे, मैंने सीरियल में भी देखा था कि एक बार मतलब एक आड़े तिरछा सा शरीर था जो अपने आप को सही से चल भी नहीं पाते थे। लोग उनके शरीर को देखकर, उनकी चाल को देखकर खिल्लियां उड़ाते थे और ये खिल्लियां उड़ाई जाती थीं। और तब उन्होंने, सबने या किसी एक व्यक्ति ने जब उनके सत्य को जाना तो उनके कदमों के सामने झुक गए। आप देख सकते हैं यहां पर एक राजा स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। ये राजन है, ये अष्टावक्र हैं। क्यों एक राजा अष्टावक्र के समक्ष झुका हुआ है, सुनिए ध्यान से। अष्टावक्र को एक सत्यवादी पुरुष माना जाता है। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को सही माना या सही को ही सत्य माना। सत्य अर्थात बिना किसी लाग लपेट के, जिसमें कोई ऐसा नहीं हो कि भाई ऐसा कर दोगे तो सत्य हो जाएगा। जब अपनी माँ की कोख में थे, ये गर्भ में थे, उनके पिताजी बहुत बड़े ब्राह्मण थे, पंडित थे, प्रकांड पंडित, जो बहुत सारा ज्ञान रखते थे। उनके पिताजी उनको, उनकी माता को तरह तरह की वेद पुराणों की, धार्मिक ग्रंथ की कहानियां सुनाते थे। माता अच्छे से सुनती थी। तो कुछ सुना रहे थे एक बार अष्टावक्र के पिताजी, जबकि अष्टावक्र गर्भ में थे। ध्यान से सुनना। सुनाते सुनाते उनकी माँ हाँ हाँ जी इस तरह से रिप्लाई करती थी। तो अष्टावक्र ने जब सुना और उन्हें कुछ लगा कि नहीं 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 ये गलत है, तो गर्भ में से ही उनकी आवाज आई थी कि नहीं पिताजी, ये जो आप कह रहे हैं वो गलत है। ओ, जो ब्राह्मण प्रकांड पंडित, जिनका चारों दिशाओं में मतलब प्रसिद्धि थी कि बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण है, जब उन्होंने देखा कि अरे ये कोख में है अभी, मतलब माँ के गर्भ में है होने वाला मेरा पुत्र, वो मुझे जन्म से पहले मुझे शिक्षा दे रहा है, मुझे टोक रहा है, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और जब जन्म हुआ तो बालक का शरीर पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा था, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए अष्टावक्र कहा गया। एक बार राजा जनक को जानते हैं आप, मिथिला नरेश राजा जनक, सीता माता के पिताजी। एक बार उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यहां आएंगे, और जो भी कंपटीशन टाइप का रखा कि जो भी विजेता होगा उसको ये गाय उपहार में दी जाएगी। वो गाय कोई सामान्य गाय नहीं थी, हीरे जवाहरात मोती रत्न सभी से वो जड़ित थी सींगों में, मतलब पूरी तरह से वो गाय बड़ी सजी धजी थी अच्छे से। बहुत जगह जगह के ब्राह्मण आए, पंडित आए, ज्ञानी आए, सब लोग आए। अब अष्टावक्र के पिताजी को भी बुलाया गया क्योंकि वो तो विशेष सब जानते थे उनको कि बहुत अच्छे हैं। अब बहुत सारे जब बातें हुई, बहस हुई और प्रतियोगिता आगे बढ़ी, तो धीरे धीरे जब पता चला कि अष्टावक्र के पिताजी तो हारने की कगार पर पहुंच गए। एक ब्राह्मण था, सबको उन्होंने पछाड़ दिया अष्टावक्र के पिताजी ने, लेकिन एक पंडित जो था उसको वो ऐसा लगता था कि बस अब हारे कि तब हारे। जब अष्टावक्र को ये किसी ने सूचना दी
कि आपके पिताजी हारने वाले हैं। तो उनको बड़ा ऐसा लगा कि पिताजी को हमेशा जीत की आदत है, चलो मैं जाता हूं, हो सकता है कुछ समाधान हो जाए। तो जैसे ही वो उस राजा की सभा में पहुंचे, मिथिला नरेश जनक राजा जनक की सभा में पहुंचे, तो जैसे ही वो एंट्री करते हैं सभा में, सब लोग हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर आड़ा टेढ़ा था, मतलब आप समझ रहे हो ना, सही से उनकी जो बॉडी थी वो सही नहीं थी, अष्टावक्र थी, 8 तरफ से 8 अंग उनके टेढ़े मेढ़े थे। सभी लोग हंसने लगे, ठहाके दे देकर हंसने लगे, हंसने दिया। अब सारे लोग तो हंस रहे थे, लेकिन अष्टावक्र और तेज हंसने लगे, ठहाके मार मार कर हंसने लगे। राजा जनक सोचने लगे, राजा जनक जी भाई सबका हंसना तो समझ में आता है। उन्होंने उसी से पूछा, जब वो 12-13 वर्ष के थे, बालक थे, उन्होंने कहा, बालक ये सभी सभासद हंस रहे हैं, इनका हंसी का कारण मुझे समझ में आता है, परंतु तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा तो ये व्यंग बना रहे हैं ना, इस कारण से हंस रहे हैं। तो बोले, राजन क्या कहूं, इन एक शब्द कहा उन्होंने, इन चमारों को या इन बेअक्लों को जो हंसे जा रहे हैं। बोले, अरे ये तो बड़े बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, इनको तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? कह रहे, राजन यदि ये ज्ञानी होते, पंडित होते, तो ये मुझे देख पाते। बोले, हाँ हाँ तुम्हें ही देखकर हंस रहे हैं। बोले, राजन, अच्छा राजा जनक को भी बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि वो भी हंसी में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये मेरे बाहरी रूप रंग को तो देख रहे हैं, मेरी चमड़ी को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं कि मैं कितना सीधा साधा हूं। राजा जनक अपने किए पर, अपने बोले पर या अपनी हंसी पर बहुत पश्चाताप हुआ उनको, और सभा भंग कर दी गई। उस रात राजा जनक पूरी रात सो नहीं पाए, उसी विचार में लगे रहे कि कौन था वो बुद्धिमान बालक, और मैं भी उस हंसी में शामिल हो गया, मतलब मैं भी मूर्खता में शामिल हो गया, मुझे तो कोई सत्य का आभास ही नहीं। फिर सुबह होते ही वो नहीं जाते थे आखे टक के लिए या शिकार के लिए, तो वो वहां निकले। किस्मत से वो अष्टावक्र जो बालक था वो उनको कहीं खेलते नजर आया। तुरंत वो अपनी पालकी से उतरे या घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर नमन करते हैं और क्षमा मांगते हैं कि प्रभु, पहले तो उन्होंने कहा, बालक मैं राजा जनक हूं, तुमसे क्षमा मांगता हूं कल के किए पर, मुझे क्षमा कर दो क्योंकि मुझे अभी तक सत्य का आभास नहीं था, मैं भी बाहरी दिखावटी जो दुनिया है उसी के आधार पर अपना जीवन जी रहा था, मुझे माफ कर दो और मुझे सत्य से अवगत कराओ। तो ये है जीवन की सत्यता कि जो दिखता है, कभी भी ईश्वर प्रदत्त जो शरीर दिया है, हमारी अंग प्रत्यंग जो भी हैं, मोटा दुबला काला गोरा जैसी भी बनावट है, कभी भी किसी को देखकर खिल्ली नहीं उड़ाना है, क्योंकि प्रकृति या ईश्वर ने जिस तरह से हमारी रचना की है वो अपने अनुसार उसने बेस्ट की है। यदि हम उसकी हंसी उड़ाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब हम स्वयं हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो इस कहानी में विष्णु प्रभाकर जी ने क्या बताया है वो हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो कहानी को जानने समझने से पहले हम विष्णु प्रभाकर जी के जीवन परिचय की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं उनका जीवन परिचय। विष्णु प्रभाकर जी, नमन करते हैं हम हिंदी के समस्त साहित्यकारों को। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म, परिचय और साहित्यिक परिचय। विष्णु प्रभाकर जी हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रमुख कथाकार एवं उपन्यासकार माने जाते हैं। आप गांधीवादी रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। श्री विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश में 21 जून सन 1912 को मुजफ्फरनगर जिले में मीरनपुर गांव में हुआ। इन्होंने हिसार में आकर बीए की उपाधि प्राप्त की। फिर कुछ समय तक आपने पंजाब सरकार कृषि विभाग में फार्म की नौकरी भी की। नौकरी के साथ ही साथ आप लेखन कार्य भी करते रहे। ये होता है समर्पण भाव, ये होता है कर्मठता। ऐसा नहीं कि कोई एक काम किया और बस थक हार कर बैठ गए कि ओहो मैं ही क्यों करूं। एक कार्य करना कोई भी कर सकता है। हमें सामान्य की भीड़ में शामिल नहीं होना है, हमें तो उच्च कोटि का व्यक्ति बनना है जो मल्टीटास्कर हो, जो मल्टी टैलेंटेड हो। और मल्टी टैलेंटेड कोई बनाता नहीं है हमको आकर कि अब हमने तुम्हें ऐसे ऐसे बना दिया है, अब तुम मल्टीटास्कर हो गए हो। इनबिल्ट या हम सोचेंगे ना तब हम बहुत सारे कार्य कर पाएंगे। दूर से देखने पर हमें डर लगता है कि नो 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 आई कांट डू दिस, बट आई कैन, यस
हम कर सकते हैं। तो उन्होंने नौकरी के साथ साथ लेखन कार्य भी करते रहे। बाद में आपने नौकरी छोड़कर अपने को पूरी तरह से लेखन कार्य में संलग्न किया। अब बहुत सारे कार्य करते हैं लोग बाग, सभी लोग, जिस कार्य में उनको अधिक सफलता मिलती है, जिसमें उन्हें लगता है कि इसमें मैं अधिक सही से प्रस्तुत कर सकता हूं, तो फिर वो उसको अपने उसमें चुन लेते हैं। इन्होंने कुछ समय तक आकाशवाणी में भी उच्च पद पर कार्य किया। देखिए, लेखन कार्य, नौकरी और आकाशवाणी। विष्णु प्रभाकर जी एक बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा समझते हैं आप? बहुमुखी प्रतिभा मीन्स ऑलराउंडर, मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। वे बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी आवारा मसीहा, इनकी एक ऐसी रचना है, आवारा मसीहा इन्हीं की रचना है। इनकी एक ऐसी रचना है जिसके लिए इन्हें भारतीय साहित्य में हमेशा याद किया जाएगा। इन्होंने आदर्शवाद, सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यों और मनोविज्ञान को दृष्टि में रखकर सामाजिक एकांकियों की रचना की है। अर्धनारीश्वर उपन्यास पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? देखा होगा ना आपने, अर्धनारीश्वर रूप शिव और गौरी का रूप जो रहता है, तो उन्होंने भी कुछ स्त्री पुरुष या प्रकृति और परमात्मा, आप उसको शिव पार्वती भी कह सकते हैं, स्त्री पुरुष भी कह सकते हैं और प्रकृति और परमात्मा भी कह सकते हैं। तो इन्होंने अर्धनारीश्वर उपन्यास पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ। आपका देहांत 11 अप्रैल सन 2009 को हुआ। कब हुआ था? 11 अप्रैल सन 2009 को। और जन्म कब हुआ? 21 जून 1912। इनकी भाषा शैली पर दृष्टि डालते हैं। विष्णु प्रभाकर जी की भाषा शैली सरल और सहज खड़ी बोली है, सामान्य रूप से जो समझी जा सकती है। भाषा गतिशील तथा प्रभावशाली है। इनकी रचनाओं में हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भी मिलते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। शैली सरल और विष्णु प्रभाकर रोचकतापूर्ण है। इनकी भाषा में ओज गुण व प्रभाव भी है, अर्थात जो भी इनकी रचना है उसमें ओज समझते हो, जोश, उमंग, उत्साह, ठीक है, इसका भी प्रभाव देखा जा सकता है इनकी रचनाओं में। आपकी रचनाएं पढ़ते हैं। उपन्यास ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, ये सब इनके उपन्यास हैं, याद रखना। कहानी संग्रह है संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, ये उपन्यास भी, कहानी संग्रह भी। मेरा वतन, खिलौने आदि। आत्मकथा पंखहीन, जीवनी आवारा मसीहा, यात्रा वृत्तांत, ज्योतिपुंज हिमालय, जमुना गंगा के नहर में, ये उनके यात्रा वृत्तांत हैं। यात्रा वृत्तांत समझते हो आप कि जो यात्रा करते हैं या घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के रहते हैं, यायावरी भी कहते हैं, है ना, जो यायावर होते हैं मीन्स घुमक्कड़ी प्रकृति के, वो यात्रा वृत्तांत में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे राहुल संकृत्यायन जी हैं, हिंदी साहित्य में राहुल संकृत्यायन जी को यात्रा वृत्तांत लेख में सर्वोपरि माना जाता है। इस प्रकार आपने 11 नाटक, 7 उपन्यास, याद रखना कितने नाटक लिखे थे? 11 नाटक, 7 उपन्यास, 14 कहानी संग्रह और यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इनकी बाल साहित्य से संबंधित पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। न केवल उन्होंने जीवन मूल्यों को शामिल करते हुए रचनाएं की हैं, बल्कि बाल साहित्य की रचनाएं भी की हैं, जिनसे बालक या जो बालक मन है वो भी बहुत अच्छे से पढ़कर रोचकता का अनुभव करता है। अब देख सकते हैं आप, जैसा अभी मैंने आपको बताया ना, अष्टावक्र कहानी सुनी ध्यान से, कि जब अष्टावक्र अपनी मां की कोख में थे, गर्भ में थे, तभी उनके पिताजी
ज्ञान की बातें बहुत सी सुना रहे थे, और जैसे ही कुछ ऐसा लगा कि शायद सच नहीं है, तो अष्टावक्र माँ के गर्भ से ही बोल उठे थे कि पिताजी नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं। पिताजी को क्रोध आ गया कि जिस बालक ने अभी तक धरती पर कदम नहीं रखा, माँ की कोख से जो बाहर नहीं निकला, वह मुझे सिखाएगा, मुझ जैसे प्रकांड पंडित को शिक्षा देगा। श्राप दे दी पिता ने अपने पुत्र को, जो कि माँ के गर्भ में ही था। क्या श्राप दे दी कि जा तेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो। तो अष्टावक्र मीन्स 8 अंगों से वे टेढ़े मेढ़े थे। आप देख सकते हैं, यहां पर जूम भी कर सकते हैं आप, ये सब टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा है। तो जहां से भी आप पैर देख सकते हैं, मतलब दिख रहा है आपको कि एक सामान्य जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी इनको देखता था उसको हंसी आ जाती थी, मजाक खिल्ली, और जो भी इनको देखकर हंसता था उसका परिणाम कुछ समय या कुछ दिनों बाद वो खुद देखता था और समझ भी नहीं पाता था कि ये क्या हुआ। सत्य की परिभाषा या सत्य को सही से मानने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। वेद पुराणों या जो आदि कथाएं हैं उनमें इनका जिक्र हुआ है। अभी सारी की सारी मैंने कथा सुनाई राजा जनक जी वाली, उसको याद रखना। अब इस चैप्टर में एक ऐसे ही दलित परिवार में जन्मे एक बालक के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में विष्णु प्रभाकर जी ने चर्चा की है कि जब भी किसी का जन्म होता है, और मैं बार बार अभी आपसे फिर से पुनः कहूंगी कि ईश्वर प्रदत्त सृष्टि पर कभी क्वेश्चन मार्क मत लगाना। किसका शरीर कैसा है, रंग रूप कद काठी कैसी है, उस पर कभी भी व्यंग मत करना, कभी भी उसकी खिल्ली मत उड़ाना। क्यों? उसकी खिल्ली अर्थात परमात्मा की खिल्ली, ऊपर वाले की खिल्ली, जो अल्लाह या ईश्वर जिसको भी आप मानते हैं, और उसने जो कि हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया है, और हम ही उसकी रचना पर खिल्ली उड़ाएंगे तो अगले पल मीन्स कुछ समय बीत सकता है, कुछ दिन भी बीत सकते हैं, कुछ महीने भी या साल भी, लेकिन जो परिणाम होगा उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्रकृति प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त जो रचना है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। आप सोचो कि जब हम कहीं सवार होकर जाते हैं किसी बस में, ट्रेन में या कहीं भी, तो हम मतलब बिना उसके चढ़ जाते हैं। किसके भरोसे? एक ड्राइवर जो भी बस चालक है या जहां भी हम जा रहे हैं, उस पर हमें इतना भरोसा है कि वो हमारी जान की रखवाली कर लेगा, उस पर भरोसा है, तो उसको क्यों भूल जाते हैं? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सो प्लीज, जिस तरह से राजा जनक को पछतावा हुआ था कि एक बालक की, मैं भी मतलब सभा के सभी सदस्यों के साथ उस हंसी में शामिल हो गया था, और वो प्रातः काल होते ही उस बालक से क्षमा याचना करते हैं और उनको फिर वो सत्य का आभास भी कराते हैं। सत्य को बिना किसी लाग लपेट के अष्टावक्र जी ने ही इस सृष्टि में लेकर आए। ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जब उनके पिताजी को भी ये आभास हुआ, तो कहते हैं ना कि एक बार जो वो शब्द निकल गया, वो शब्द फिर वापस नहीं लिया जा सकता। यही है कि वो किए पर पछतावा भी करते हैं, और उन्हें अपने आप पर ग्लानि भी महसूस होती है कि मैं जो अपने आप को इतना बड़ा पंडित समझता था, पंडित मीन्स जाति से नहीं कि ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है पंडित उसे कहते हैं, पंडित मीन्स ज्ञानी, पंडित मीन्स किसी भी जाति में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जो पंडित, पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, जो सत्य का भान रखता हो। ठीक है, तो उन्होंने इसी को माना कि सत्य है ऐसा, और उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को बताया। अब चलते हैं हम कहानी की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी आपको बहुत अच्छे से विष्णु प्रभाकर जी ने अष्टावक्र क्यों रखा, इस चैप्टर का नाम आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत पाठ अष्टावक्र दलित पीड़ित जीवन की कहानी है। दलित और पीड़ित, दलित क्या 4 भागों में विभाजित था। क्या क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र थे उनको दलित की कैटेगरी में रखा गया था। शूद्र को क्या माना गया था कि समाज में सिर्फ तुम लोग सेवा करोगे, और जो उच्च कोटि मतलब उच्च जाति के लोग हैं उनको, उनके निकट भी नहीं जाओगे, वो छूने से भी मतलब तुम किसी ब्राह्मण को यदि किसी शूद्र ने या दलित ने टच करने की भूल कर ली, अरे फिर तो लगता था कि जैसे वो बस अपवित्र हो गया। बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी थी दलितों को। तो ये कहानी भी एक दलित पीड़ित जीवन की कहानी है। अष्टावक्र अपनी बूढ़ी मां के साथ खजांचियों की विशाल अट्टालिका की ओर जाने वाले मार्ग पर
अनेक छोटी छोटी अंधेरी तथा बदबूदार कोठरियां बनी हुई हैं। उन्हीं में से एक में रहता था, जहां पर छोटे छोटे ना स्लम्स एरिया कह सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी कह सकते हैं, वहीं पर वो रहता था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, जो हिंडोले की तरह झूलता है, मतलब जहां कहीं भी चलता होगा सही से चलता भी नहीं होगा बेचारा। वह स्पष्ट बोल भी नहीं पाता, क्योंकि जब सारा कुछ सिस्टमैटिक होगा तभी से सही बोल पाएगा, सही से बोल भी नहीं पाता था। उसका रंग श्याम, श्याम मतलब सांवला, निरीह नयन, मतलब नयन भी अपनी जगह पर सही से नहीं थे, देख कहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहां देख रहे हैं लेकिन नजरें कहीं और रहती थी। मुख लंबा तथा वक्र, मुख भी लंबा था, वो भी टेढ़ा था। वस्त्र कीट से चिकटे हुए थे, कीट मतलब कीचड़ या बदबूदार, चिकटे मतलब बुरी तरह से गंदे। एकमात्र उसकी मां उसका सहारा है। उसका पिता उसकी शैशवावस्था में ही स्वर्ग सिधार गया था। जब वो शिशु था उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी प्रति मां का स्नेह इतना तीव्र था कि उसने पुत्र की बुद्धि का विकास नहीं होने दिया तथा उसका भोलापन मूर्खता की सीमा रेखा पार कर गया। अब क्या हुआ, मां के अत्यधिक लाड़ प्यार से वो जो बच्चा था वो बुद्धि के रूप में मतलब विकसित नहीं हो पाया। गरीबी तथा बुढ़ापे के कारण उसकी मां का शरीर शिथिल हो चुका था। गरीबी भी थी और बुढ़ापा भी था। कहते हैं ना कि जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो बुढ़ापा भी इतना कष्टदायी नहीं होता, लेकिन जब आर्थिक स्थिति या गरीबी ही इतनी हो तो फिर तो बुढ़ापा, उम्र से पहले बुढ़ापा नजर आ जाता है। फिर भी वह अपने अपंग पुत्र के भरण पोषण के लिए बेचैन रहती थी, दिन रात मेहनत करती थी। अपने पुत्र के लिए 2 वक्त की रोटी मेहनत से कमाकर लाती थी। और माँ तो माँ होती है, माँ के लिए, हर एक माँ के लिए अपनी बच्चा जो रहता है ना, वो उसकी आंखों का तारा रहता है, सबसे प्यारा रहता है। इसलिए किसी का भी किसी भी तरह से मजाक कभी भी उड़ाने के ख्याल को भी अपने दिमाग में मत लाना। हम जैसे हैं, प्रकृति ने जैसा हमें बनाया है, परमात्मा ने जैसी हमारी रचना की है, उसका हमें सादर नमन करना है ना। इस पर हमें बहुत गंभीरता पूर्वक हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखना है, ना कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आप लाली मैडम को सुन रहे हैं या चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, याद है, बाद में हम उड़ा जाएंगे। नहीं, लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा कि प्रकृति या ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। समझ आया? इस तरह से उसकी मां दिन रात मेहनत करती और उसके भरण पोषण की व्यवस्था कर रही थी। आगे पढ़ते हैं। उसके सिर के बाल उलझे हुए तथा जूं के अड्डे थे, मतलब बाल भी ऐसे थे, ना कभी कंघी हुई होगी, ना कभी तेल डला होगा, और पूरी तरह से लिखा है यहां पर जूं के अड्डे थे, मतलब पूरी तरह से वो अजीब सा था। अजीब सा था मतलब जूं और ये सब था, क्योंकि एक तो रहते भी कहां थे, बदबूदार जगह पर, गरीबी के कारण। उसकी मां जब अष्टावक्र को कुछ कहती तो वह अपने वक्र मुख को और भी वक्र करके कुएं की जगत पर बैठ जाता अथवा आने जाने वालों को देखने लगता था। क्या करता वो? कोई काम तो कर नहीं सकता था। उस समय वह जड़ भरत या मलूक दास जैसा प्रतीत होता था। मां ही उसे नित्य कर्म करने को कहती, मुंह धुलवाती तथा रात की बची हुई रोटी एवं खोमचे में बची हुई चाट दे देती थी। जो भी बचा खुचा अन्न रहता था वो अपने बेटे को वो खिला देती थी। वह खोमचा लगाता जिसमें कचालू की चाट, मूंग दाल की पकौड़ी, दही के आलू तथा पानी के बतासे होते थे। वह गली गली चाट लो चाट, आलू की चाट, पानी के बतासे कहकर बेचा करता था। उसकी आवाज सुनकर बच्चे, किशोर तथा कुमार दौड़ पड़ते और उसके स्वर में स्वर मिलाकर कहने लगते, पकौड़ी बतासा लो, उल्लू की चाट लो। हाँ, मां उसे समझाकर भेजती कि पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना तथा 4 चम्मच आलू देना, किंतु नासमझी के कारण 1 पैसे में 4 पत्ते दे देता था। समझ में तो आता नहीं था। वो कहते थे कि पैसे के 4 देना, तो पैसे में 4 पत्ते। संध्या के समय जब वह लौटता तो मां लोटे से पैसे निकालकर गिनती और माथा ठोक लेती थी कि अरे मैंने क्या कहा था और इसने क्या कर दिया। लेकिन फिर भी वो समझती थी कि ये मंदबुद्धि है, कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि 1.5 रुपए की बिक्री का सामान ले जाकर
वह 10-12 आने लेकर लौटता था। 1 आना, 2 आना, 10 आना, 1 रुपए। मां के लाख प्रयास के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सका। अंत में उसने मां से कहा, चाट तू बेचा कर, लड़के मुझे मारते हैं। उसने कहा कि मां तू ही चाट बेचा कर, क्योंकि मैं जब भी चाट बेचने जाता हूं लड़के मुझे मारते हैं। यह सुनकर मां ने अपने लाल को इस प्रकार निहारा कि उसके शुष्क नयन सजल हो उठे। समझ रहे हैं आप कि जब उसने अपने मन की व्यथा कही तो उसकी मां के शुष्क नयन सजल हो उठे। शुष्क मतलब सूखी आंखें जो थी, सजल मीन्स पानी से भराई, आंखें नम हो गईं। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां, भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, कि घर लौट के भी आना पाऊं मां, तुझ सब है पता है ना मां। वो रोने लगता था कि मां मुझे जाने दीजिए। एक वो है, वो भी सुना होगा ना आपने, माई तेरी चूनरिया लहराई, है ना। तो वो रोने लगता। पुत्र की बात पर उसे याद आया कि शैशव और यौवन तो स्वयं मधुर होती है, परंतु उसकी याद मोटर के धुएं की तरह काली, कड़वी तथा दुर्गंधपूर्ण होती है। अब चूंकि वो भी बुजुर्ग हो चुकी थी, अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो चाट बेचने नहीं जा सकती थी, इसलिए वो अपने बेटे को भेजती थी। और जब बेटे ने उसको सुनाया कि मां मुझे लड़के मारते हैं, तू ही जाया कर, कैसे जाए वो, तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि शैशव और यौवन तो स्वयं मधुर होती है, परंतु उसकी याद मोटर की धुएं की तरह काली। मतलब बुढ़ापा जब आ जाता है तो युवावस्था की याद करें या बचपन की याद करें तो ऐसा, मतलब उन यादों को याद करके दुख भी होता है कि क्या वो दिन थे, काश वो दिन रुक गए होते, काश वो दिन पुनः लौट कर आ गए होते। इसलिए उन्होंने लिखा है कि उनकी याद धुएं की तरह काली, कड़वी और दुर्गंधपूर्ण होती है। मां को इस बात का दुख नहीं हुआ कि बेटा उसे चाट बेचने के बाद भी चाट बेचना नहीं सीखा, है ना, कि मतलब उसने सिखाया, मां बेचती थी और उसने बताया सब कुछ, उसके बाद भी वो नहीं सीखा, लेकिन मां को कोई दुख नहीं हुआ। भगवान ऐसे व्यक्ति को जन्म क्यों देते हैं। तभी बेटे ने कहा, मां भूख लगी है। यह सुनकर मां खींच उठी। उसने कहा, कब तक तेरी खातिर मैं बैठी रहूंगी। मतलब अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, बुजुर्ग हो चुकी थी, और उसने कहा कि कब तक मैं बैठी रहूंगी, कैसे तू अपना पेट भरेगा, अर्थात मेरे मरने के बाद कौन सहारा होगा। मां बोलती जा रही थी और वह कुएं की जगत पर जाकर लेट गया। काफी रात बीत जाने पर वह खाना लेकर गई। रोटी खाते हुए अष्टावक्र ने इतना ही कहा, मां बोलने की कठिनता के कारण इतना लंबा हो गया कि मां को लगा कि अखिल ब्रह्मांड उसे मां कहकर पुकार रहा है। समझ रहे हैं आप कि जब वो बहुत रात हो गई और उसको कुछ खाने के लिए लेकर गई तो मां बोलने की कठिनता के कारण इतना लंबा हो गया क्योंकि उससे बोलता भी नहीं बन रहा था। मतलब वो सही से बोल भी नहीं पा रहा था, भूख में भी था और बुरी तरह उसकी स्थिति हो चुकी थी। तो ऐसा लगा जैसा कि संपूर्ण, अखिल मीन संपूर्ण ब्रह्मांड उसे मां कहकर पुकार रहा है। एक बार अष्टावक्र को तेज बुखार आ गया। वह चिथड़ों में लिपटा चूल्हे के पास छटपटा रहा है और मां चाट बेचने को बैठी है। उसने प्लुत स्वर में कहा, मां पानी। मां बेटे को पानी पिलाकर लौटने लगी। बेटे ने पुनः उसी स्वर में कहा, मां की मंगता जाग उठी। उसने उसके सिर दबाते हुए पैसे की चिंता में डूब गई। कुछ दिनों के बाद मां को ज्वर चढ़ाया। अब ज्वर मीन्स बुखार। उसने उस दशा में भी पकौड़ी बनाने की रीति बेटे को समझाकर कहा कि अब धीरे धीरे तेल में छोड़ता जा। बहुत तेज बुखार था, लेकिन उस समय भी उसने अपने बेटे को बताया कि किस तरह से तू अपना पेट पाल सकता है। लेकिन ना समझ अष्टावक्र मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में डाल दिया। फलतः उसकी छाती पक गई। मां ने ज्वरावस्था में थाल तो तैयार कर दिया, किंतु लौटने पर उसके हाथ से थाल ना ले सकी। उसने बेटे को और निहारा तथा हाथ फैलाकर कहा, पैसे।
बेटे ने लोटे से पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। 2-3 दिनों तक बीमार रहने के बाद वह चल बसी। बूढ़ी भी थी, बीमार भी थी, अब मृत्यु हो गई। अब उस कोठरी में एक कुल्फी वाला बूढ़ा आवासा। लेकिन उसी शाम कहीं से घूमते हुए अष्टावक्र अपने सामान के साथ कुएं की जगह पर चुपचाप बैठ गया। इसके पास कुछ बच्चे आए तथा कुल्फी वाला भी आ गया। कुल्फी समझते हो, आइसक्रीम जैसा। कुल्फी वाले के पूछने पर उसने मां को पुकारा। कुल्फी वाले ने कहा, तुम्हारी मां मर गई है, अब कहां से आएगी वो, अब वह नहीं आ सकती। उसी रात उसी कुएं की जगत पर रात काटी। सवेरे बड़े खजांची ने उसे अपने बाग में भेज दिया जहां खुली जगह पड़ी थी, पर वह उसे अच्छी नहीं लगी। खजांची ने उसे कपड़े तथा रोटी भी दिए, जिसे अस्वीकार कर दिया। उसने कुएं की जगत को नहीं छोड़ा और चाट वाला खाली थाल लेकर घूमने लगा। उसे थाल लेकर घूमते हुए देखकर लोग कहने लगे कि इसकी मां मर गई। मां के मरने की बात सुनकर उसे विश्वास हो गया कि अब उसकी मां नहीं आएगी। उसी रात कुल्फी वाले ने उसे दर्द भरे स्वर मां मां पुकारते सुना। उसके पेट में दर्द हो रहा था। कुल्फी वाले ने खजांची से आकर कहा कि अष्टावक्र की हालत अति गंभीर है। उसने अस्पताल को फोन किया, वहां से गाड़ी आई और उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया। उसकी स्थिति देखकर डॉक्टर बोला, बस अब समाप्त होने वाला है। नर्स ने कुल्फी वाले से पूछा, यह तुम्हारा मरीज है? तो उसने कहा, नहीं, ये मेरा कोई भी नहीं है। ये थी अष्टावक्र की कहानी। किस तरह से जब फिजिकल फिट नहीं रहते हैं, तो जब फिजिकली हम फिट नहीं रहते हैं ना, तो मानसिक रूप से भी हम फिट नहीं रह पाते हैं। तभी तो कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसी तरह की कहानियां, कविताएं, सबकी व्याख्या करने में आपके समक्ष आती रहूंगी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के माध्यम से, जो प्रोवाइड करता है आपको कक्षा बिहार बोर्ड की बात करती हूं मैं, कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आप सीबीएसई, एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के कोर्स बहुत आसानी से और फ्री देख सकते हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटीज के साथ। अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेई, नीट, यूपी, बिहार, स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, सबके प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको 100% फ्री ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी शिक्षा को बेस्ट बनाने हेतु, हाँ, और ना केवल आप यूट्यूब पर भी बल्कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पर भी आप जाइए। आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा, जो आपकी शिक्षा में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ आपके जो आगे का कुछ प्लान है या जो भी आप एम चुनने वाले हैं, उसमें भी हेल्प करेगा आपकी। इसलिए मैं कहती हूं कि हमेशा बने रहिए हमारे साथ और अधिक से अधिक बहुत ध्यानपूर्वक वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है सब्सक्रिप्शन का, 100% फ्री है, फ्री रहेगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ मजबूती के साथ हमेशा बना रहे, और आपके जो भी चाहने वाले हैं, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, सबको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स है 100% फ्री, जो बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।